हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक्स बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आज हम जो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत से ड्रॉबैक्स थे, लाइक वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, इनको बताने के लिए कि इसमें ऐसा ये हो रहा है तो क्यों होता है, इसे बताने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए आए बोर्स। तो बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जो कि पूरी तरह से बेस्ड था हाइड्रोजन एटम पर। उन्होंने ये जो पूरा मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया था। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब हम देखते हैं कि बोर्स मॉडल क्या था। तो टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो कभी आपसे पूछेगा कि बोर्स ने क्यों मॉडल दिया, तो ड्रॉबैक जो था रदरफोर्ड का वो सबको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। तो हम मेन चलते हैं पोस्टुलेट्स पर। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं ये देखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल heavy positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it in a circular orbits। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो एटम होता है उसके सेंटर पर एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हमने रदरफोर्ड में भी यही बताया गया था कि जो सेंटर होता है, एटम के सेंटर पर क्या होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है उस पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट they are theoretically possible around the nucleus। ओके, तो यहाँ पर जो एटम है उस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत, न्यूक्लियस से आप जैसे जैसे डिफरेंट रेडियस पर डिफरेंट आपको ऑर्बिट्स मिल सकते हैं, पाथ मिल सकता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व के लिए। ठीक, तो यहाँ पर बहुत से डिफरेंट पाथ्स जो है वो पॉसिबल है। ओके, जैसे कि हम ये यहाँ समझ सकते हैं, लाइक ये हो गया हमारा छोटा सा न्यूक्लियस, ये पाथ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बहुत सारे पाथ पॉसिबल, हर डिफरेंट रेडियस पर डिफरेंट ऑर्बिट हमारे पास पॉसिबल है। बट बोर्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट पर, हर जो एक ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक पर्टिकुलर, सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिटल में ही, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, उन्हीं फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ही ये रिवॉल्व कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। यहाँ ऑर्बिट्स बहुत सारे होंगे बट इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर ऑर्बिट्स है उनमें वो रिवॉल्व कर सकते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है? इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल्स एंड स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। क्लियर? एटम में क्या होता है? एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्यूशन है, जो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, वो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली अ फिक्स्ड ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, और इन फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं, ओके, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं वहीं रिवॉल्व करेंगे, और उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होगी। क्लियर?
और इन एनर्जी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोला जाता है, या इनको बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे, जिनमें जो पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो डिफरेंट पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उनको हम बताते हैं नंबर 1 2 3 4 से बता सकते हैं, या KLMNOP से हम उसको डिजाइनेट कर सकते हैं। क्लियर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो K ऑर्बिट, या उसको हम बोलते हैं K शेल। इसको आप 1 भी लिख सकते हैं, n = 1। ओके, यहाँ पर n क्या है, क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे बाद में। सेकेंड शेल होता है, उसके लिए सेकेंड शेल का नाम क्या है, L शेल। L शेल के लिए n की वैल्यू होती है 2 KL। नेक्स्ट थर्ड शेल जो होता है वो M शेल है, M के लिए n की वैल्यू होती है 3। फोर्थ है N शेल, जिसके लिए n की वैल्यू होती है 4। तो इस तरह से हमारे पास 4, उससे ज़्यादा भी ऑर्बिट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो मेन ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स जो है KLMNOP और भी हैं, उन सब की ये जो पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने वाला है, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोला जाता है, या इनको बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको आप स्टेशनरी स्टेट्स क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी हैं। क्लियर, यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, और वो एनर्जी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर, यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी हैं, बल्कि यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, फिक्स्ड ऑर्बिट है, जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, और वो ऑर्बिट की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। क्लियर, the word stationary does not mean that the electrons are stationary, but it means that the energy of the electron revolving in a particular orbit is fixed and does not change with time. क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर जो आपको एटम में स्टेशनरी स्टेट में बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेशनरी स्टेट्स क्यों बोला गया है, इन्हें क्यों बोला गया है, क्योंकि इन स्टेट्स जो ये स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन लेवल्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इस वजह से इन्हें क्या बोला गया, एनर्जी स्टेट्स बोला गया है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। फर्स्ट क्या था कि एटम के सेंटर पर एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है, और जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में एटम्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। क्लियर, सेकेंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है जिनकी एनर्जी फिक्स है, उन्हीं को ही उसमें ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स को क्या बोला जाता है, इनको एनर्जी लेवल्स बोला जाता है या स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। और इन स्टेशनरी स्टेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMNOP या 1 2 3 4 डैश डैश। ओके, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेशनरी स्टेट्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर इन जो एनर्जी लेवल्स है, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो फिक्स्ड होती। इस वजह से ये जो लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल है, उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये आपको K एलिमेंट क्लियर हो गया ना कि न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जो होगा वो K शेल होगा, फिर उसके बाद L शेल होगा, L के बाद M के बाद N शेल। ओके, और K के लिए N की वैल्यू 1, L के लिए N की वैल्यू 2, M के लिए N की वैल्यू 3 और N के लिए N की वैल्यू 4। क्लियर, अब थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो हम जानेंगे कैसे कि किस एनर्जी स्टेट में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी एक कंडीशन दी गई, तो देखते हैं वो कंडीशन। तो ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन
in which the angular momentum of electron is whole number multiple of h upon 2 pi. ठीक, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वही ऑर्बिट परमिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल होगा किसका, h अपॉन 2 पाई का. ठीक, फिर से देखिए, सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा h अपॉन 2 पाई के होल नंबर मल्टीपल के. क्लियर? एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो सकता है h अपॉन 2 पाई के, एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो सकता है 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के, एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो सकता है 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई के, या ये हो सकता है NH अपॉन 2 पाई के. मतलब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल होना चाहिए किसके, h अपॉन 2 पाई के होल नंबर मल्टीपल के, वेयर n इज इंटीजर 1 2 3 4. ये n की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी आपको, ये n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को बता रहा है. अगर k शेल के लिए आप देख रहे हैं तो k n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, l शेल के लिए n इज इक्वल्स टू 2. तो ये n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स में जो हमने n इज इक्वल्स टू 1 2 3 बताया था ना वो, तो ये n क्या हो सकता है 1 2 3 4 एंड डैश डैश. इसकी वैल्यू 1.5 2.5 या 0.5 ऐसी नहीं होगी, इसकी वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स में होंगी. ठीक, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है. अब आई नो एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम भी क्लियर कर देते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ देखते हैं. एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर L. ये वेक्टर क्वांटिटी है. फिजिक्स में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक, तो ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है. क्लियर? और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये r, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू वेक्टर v. v ही जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है, इसलिए मैंने सिर्फ उसके ऊपर वेक्टर की साइन लगाई. मास जो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो यहाँ पर देख लेते हैं ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसका मास कितना है m, न्यूक्लियस से शेल तक का जो डिस्टेंस है वो r है. इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा, ये रिवॉल्व कर रहा, इधर रिवॉल्व कर रहा, इधर रिवॉल्व कर रहा. ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के कैसे लिखते हैं, a क्रॉस b, तो इसकी वैल्यू क्या होती है AB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. तो यहाँ पर दो वेक्टर है, वेक्टर R और वेक्टर V. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m इंटू R इंटू V साइन थीटा. तो यहाँ पर देखिए ये r रेडियस, ये वेलोसिटी v. ठीक, ये वही वेलोसिटी से यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. तो ये आ गया mvr साइन 90. ठीक, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया mvr. तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिन ऑर्बिट्स में उनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr की वैल्यू जो है वो h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल हो. ठीक, इंटीग्रल हो वहां पर जहां n की वैल्यू क्या है इंटीग्रल. ठीक है, इंटीजर्स है. क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स किन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली दोज ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ओके, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई के होल नंबर मल्टीपल के. ठीक, n होल नंबर मल्टीपल यानी यहाँ पर n के जगह पर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन बहुत से हो सकते हैं, बट 1.5 2.5 फ्रैक्शन में वैल्यूज
नहीं आएंगे। और ये n की वैल्यू कहाँ से आएगी, n की वैल्यू आएगी शेल से। नंबर ऑफ शेल्स k के लिए ना n की वैल्यू क्या होती है 1, l के लिए n की वैल्यू क्या होती है, l के लिए n की वैल्यू होती है कितनी 2 होती है, m के लिए n की वैल्यू होती है 3 होती है। तो ये क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स जो है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होल नंबर मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो यहाँ पर ये हम यही तो रदरफोर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि रदरफोर्ड में ये बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जानी चाहिए, तो जिससे कम होते होते वो न्यूक्लियस में आ जाती, न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाती, जिससे कि एटम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। तो यहाँ पर बोर ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वहां उनकी एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। अब वो मैक्सवेल ने जो बोला, लेकिन यहाँ एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। क्लियर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो कितना भी रिवॉल्व कर ले, कितना भी घूम ले फिर ले, लेकिन उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्लियर, 4 क्लियर हो गया आपको। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने जिस एनर्जी स्टेट में घूम रहा है उसी की बात कर रही हूं मैं, अगर k में घूम रहा है तो k में उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, l में घूम रहा है तो l में उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी स्टेट में घूम रहा है, जिस भी पॉसिबल फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, उस एनर्जी स्टेट में, उस स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। क्लियर, 4 पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए आपको। अब हम देखते हैं लास्ट पोस्टुलेट। तो लास्ट है कि व्हेन अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन, इट absorbs and jumps to higher energy state called excited state. The same energy is released when the electron jumps from higher stationary state to the lower stationary state. अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में चले जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हम देखने वाले हैं एनर्जी स्टेट्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाएगा। अभी जब मैं एनर्जी बताऊंगी आपको तो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स है, मतलब आपने के लिए देखा, एल, एम, एन, ये 4 शेल्स देखे, 4 ऑर्बिट्स देखे, इन्हीं को ही हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स होती है, इन एनर्जी लेवल्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन एनर्जी लेवल्स की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सपोज इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल में, बाहर से एनर्जी आई, ये एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप करके चले जाएगा, इस हायर एनर्जी लेवल में, यहाँ आ जाएगा। बट ये जो हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वहां उनकी लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होती है। ठीक, तो तुरंत ही वो क्या करते हैं, ये जो एनर्जी उन्होंने गेन की है, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है, उस एनर्जी को तुरंत ही एमिट कर देते हैं। ये तुरंत एमिट किया उन्होंने, एमिटेड, तुरंत एमिट करेंगे और फिर से अपने लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। तो जिस एनर्जी लेवल में वो पहले थे उन एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ओके, और जब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो जिस हायर एनर्जी लेवल में जंप करके गए उस एनर्जी स्टेट को बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। क्लियर,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रहते तो वो एनर्जी ना तो लूज करते ना ही गेन करते, बट अगर हम उनको बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी हम सब्सटेंस लिया उसको हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाएंगे, जंप करके हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे। उन एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। बट ये जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, जो एक्साइटेड स्टेट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पर इलेक्ट्रॉन रह नहीं पाता, ठीक। तो वो क्या करता है, तुरंत जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उसको वो एमिट कर देता है, और एमिट करके वो तुरंत ही कहाँ आ जाता है, फिर से जिस स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में, वहां पर आ जाता है। क्लियर? तो ये एनर्जी उसने कितनी एब्जॉर्ब की है और कितनी एमिट की है उसे हम कैसे जानेंगे, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की या जितनी एमिट की वो हम कैसे जानेंगे, उन दोनों डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है उनके एनर्जीज का माइनस करके, उनको घटा करके। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। सपोज पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था और ये एक E1 एनर्जी स्टेट का K शेल हो गया, उसको आपने एनर्जी दी, हो सकता है वो जंप करके कहाँ चले गया, M शेल में, तो उसकी एनर्जी कितनी है, E2, ठीक। तो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी ये कैसे पता चलेगा, E2 में से E1 को हम माइनस कर देंगे, ठीक। इसकी एनर्जी जितनी होगी उसमें से इसकी एनर्जी को माइनस कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर E1 एनर्जी स्टेट में था तो इस एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक। इस एनर्जी स्टेट में इस एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक, वही क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है। जब हमने बाहर से सप्लाई दिया, एनर्जी दी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने, और वो तुरंत, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी इतनी हो गई कि वो M तक जा सकता है तो वो M तक चले जाएगा, N तक जाने के लिए एनर्जी होगी तो वहां तक चले जाएगा। तो जब इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी कि यहाँ पर से वो M शेल में चले जाए तभी वो जा सकेगा। तो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी, E2 माइनस E1 कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो E2 माइनस E1, where E2 and E1 are the energies of the electron in the higher and lower energy state, okay, and delta is the difference in energies of the two levels। तो ये हमारे 5 postulates थे जो बोर्स ने दिए थे, बोर ने दिया था। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो एटम होता है उस एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है, एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं और उस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट बोला जाता है। सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है उस एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल, बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर आप ऑर्बिट वर्ड यूज करें, ऑर्बिटल नहीं। ऑर्बिटल अलग चीज है, अलग है, ऑर्बिट अलग है। स्टडी करने वाले हैं, कुछ समय दीजिए, कुछ समय के बाद हम ऑर्बिटल भी पढ़ेंगे, पहले बोर्स पढ़ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑर्बिट वर्ड यूज करेंगे हम, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो हर किसी ऑर्बिट में, जितने भी ऑर्बिट्स हैं वहां पर नहीं घूम सकता, वहां पर रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली फिक्स्ड ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी के कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है, उन्हीं रिवॉल्व कर सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है, ठीक, जिनको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 2 3 4 से, क्लियर। इनको स्टेशनरी स्टेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्टेट्स होती हैं, जो ये लेवल्स होती हैं, उनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। नेक्स्ट था ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π का होल नंबर मल्टीपल हो। इसे बोर क्वांटाइज्ड कंडीशन भी बोला जाता है। अब ये क्वांटाइज्ड वर्ड क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट डज नॉट लूज एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में तो ना ही एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है। जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की बात कर रही हूँ,
क्लियर। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जंप करके हायर स्टेट में चले जाता है, जिसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। बट यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होता, इसकी लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होती, तुरंत एनर्जी एमिट करेगा और कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा ये, क्लियर। और ये जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की एमिट की उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, E2 माइनस E1 से, क्लियर। तो अब हम देखने वाले हैं जो यहाँ पर हम इतनी सारी एनर्जीज बोल रहे हैं, तो ये एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्लियर। तो ये अब हम देखेंगे कि एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे किया जाता है। एनर्जी के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं, ओके। सो हमने डिस्कशन कर लिया था बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है उनके लिए हम जो उनकी रेडियस होती है, जो ऑर्बिट्स है उनकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है जिससे कैलकुलेट किया जाता है, या जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थी उनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो किस तरह से रहती हैं, ये सारी अब हम जो बातें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं द स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स और the energy states in which the electrons move are numbered as n is equals to 1 2 3, ये तो देख लिया था। These number are also known as principal quantum number or they are also designated as KLMN, ये क्लियर आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं रेडियस, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट। तो ऑर्बिट्स जो होते हैं हमारे पास, जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, उनकी हम रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, ये डेरिवेशन के थ्रू हम इसके रेडियस और जो एनर्जी के फॉर्मूला होता है वो हम लाते हैं। तो यहाँ पर हमें डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसके जो मेन फॉर्मूला जो आता है वो स्टडी करने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए Rn is equals to n square into A0। तो यहाँ पर R जो है वो रेडियस बता रहा है, n जो है आपको जो n लिखा हुआ है यहाँ पर n आपको किस ऑर्बिट का रेडियस देखना है, k ऑर्बिट के लिए देखना है तो 1 रख लीजिए, L ऑर्बिट के लिए देखना है तो n की वैल्यू 2 रख लीजिए, m के लिए देखना है तो n की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं। इसी तरह आपको जिस भी ऑर्बिट के लिए देखना है उसके लिए आप यहाँ n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, जिस भी शेल के लिए, जिस भी ऑर्बिट के लिए देखना है आप वहां पर n की वैल्यू 1 रख सकते हैं। और यहाँ पर फिर ये A0 की वैल्यू क्या होती है 52.9 पिको मीटर, ओके। तो अगर हमें क्या देखना है, फर्स्ट K शेल के लिए देखना है, अगर हम क्या चाह रहे हैं K शेल के लिए, तो K शेल के लिए क्या हो जाएगा रेडियस, ये R1, ओके। R1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इंटू A0 की वैल्यू क्या है 52.9। अगर मैं किसके लिए देखना चाह रही हूँ L शेल के लिए, तो L शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, तो R2 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 52.9। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। KL M शेल के लिए, M शेल के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 52.9। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं उनके लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी जो है वो रेडियस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके लिए है फॉर्मूला, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक। तो जो भी हाइड्रोजन एटम है ये वाला फॉर्मूला जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्लियर, क्योंकि ये स्टडी पूरा किसके लिए की गई थी, हाइड्रोजन एटम के लिए की गई थी। तो हाइड्रोजन एटम में अगर आपको किसी ऑर्बिट का रेडियस जानना है तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू A0, और ये n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 विच इज नंबर ऑफ शेल्स। अगर आपको हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, K शेल में होता है। तो K शेल का रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1 रख दी, K के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक, वो फर्स्ट शेल है हमारा। तो 1 इंटू A0 या A0 को हम क्या लिखते हैं 52.9, ये पूरा कैलकुलेशन से आया है, ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो R क्या आ जाएगा 52.9, तो इसे देयरफॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या होता है हाइड्रोजन का रेडियस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट प्रेजेंट होता है ना, तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है 52.9 पिको मीटर, PM मीन्स पिको मीटर, ओके, बोर्स ऑर्बिट।
तो द फर्स्ट ऑर्बिट विथ रेडियस 52.9 पिकोमीटर इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड बोर्स ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट जिसका साइज कितना होता है, जिसका मेजरमेंट होता है 52.9 पिकोमीटर, उसको हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बोर्स ऑर्बिट बोला जाता है। अब इसे बोर्स ऑर्बिट क्यों बोला गया, और कुछ भी तो बोल सकते थे, बोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी स्टडी किसने की थी, मेन बोर ने की थी। जितना भी स्टडी है पूरा हम कौन किया था, बोर ने किया था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, जो हाइड्रोजन है उसका फर्स्ट ऑर्बिट है उसे बोला जाता है बोर्स ऑर्बिट। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम के जो शेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, ठीक, उसका कैसे रेडियस कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट अब देखते हैं एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, ये भी किसके लिए है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहां पर, मैं लिख दूंगी। ठीक, तो ये एनर्जी जो है वो किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए। हाइड्रोजन एटम में जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी, ये जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये के शेल, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसके बाद एल शेल, इसके बाद एम शेल। तो ये जो जितने शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनकी कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है En is equals to minus RH 1/n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पर En मतलब जिस भी ऑर्बिट की आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी वो, तो यहाँ n is equals to 1 2 3 मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। यहाँ RH की वैल्यू, R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो RH की वैल्यू होती है 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 जूल। एक सेकेंड मैं पूरा लिख देती हूँ इसको। तो जब हम RH की वैल्यू रखेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, 20 minus 21.8 इंटू 10 to the power 19 इंटू 1/n स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर। तो इसकी वैल्यू जब मैंने रखा कितनी, 21.8 इंटू 10 to the power minus 19, ये क्या है, इसकी वैल्यू है जूल। ओके, RH की वैल्यू है। तो हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। ये तो जूल पर एटम में हो गई। अब इसे हम देख लेते हैं किसमें, अगर हम इसमें देखना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो En इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, अगर आपको इस और दूसरे यूनिट में देखें, हम किलो जूल पर मोल में देखना चाहें तो इसकी वैल्यू आती है 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, 1312 क्लियर है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यूज है हमारे पास तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको अब जब स्टडी करेंगे बुक्स में तो वो दिखेंगे। एक तो आपको ये दिखेगा, ठीक, कि माइनस 21.8 इंटू 10 to the power 19 इंटू 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n स्क्वायर क्या है, जिस भी ऑर्बिट का आप एनर्जी देखना चाहते हैं उसको रख दीजिएगा। ये En इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, En इज इक्वल्स टू माइनस 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक, तो ये डिफरेंट फॉर्मूला है डिफरेंट यूनिट्स में। हम यूज करने वाले हैं इसका मैक्सिमम, बहुत इजी पड़ता है ये, तो इसका यूज हम ज्यादा करेंगे। तो अब हम निकालते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी। क्लियर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो ये माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, तो यहाँ पर देखिए En फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, मतलब फर्स्ट शेल यानी के शेल के लिए 1 रखेंगे तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगी। सेकेंड के लिए n इज इक्वल्स टू 2 अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो माइनस 13.6 इंटू 2 का
स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर E3 मतलब थर्ड एनर्जी लेवल की जो एनर्जी वो कितनी आ जाएगी, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -13.6 इंटू 9। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं E4। E4 क्या हो जाएगा, -13.6 4 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 16, तो ये आपके पास आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम फिफ्थ एनर्जी लेवल का देखना चाहें तो n इज इक्वल्स टू 5, तो -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास, और वैल्यूज नीचे कम हो जाएंगे, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं जो उनकी एनर्जी रहेगी। तो फर्स्ट एनर्जी के लिए वैल्यू लिख देती हूँ। फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -13.6। सेकेंड एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है, -3.9। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल और जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उनके बीच एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक कितना है, -13.6 है, मतलब बहुत कम है। माइनस में जो वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी कम होती है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता है। तो -13.6 मतलब बहुत ही कम वैल्यू। 3.9 थोड़ा उससे ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर आएगी। ठीक, उसके बाद E3 कितना है, -1.5 आया, वो थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा गैप नहीं है यहाँ पर 3.9 और 1.5 में। वैसे ही 1.5 और 0.85 में भी उतना ज्यादा गैप नहीं, इन दोनों में भी गैप कम होते गया। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर अप साइड जाते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होता जा रहा है, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाना चाहें तो यहाँ देखिए ये किस तरह से स्पेस्ड होंगी, ये इस तरह से। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसके एनर्जी की वैल्यू थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एनर्जी लेवल कितना था हमारे पास, -1.5। उसके बाद जो फोर्थ एनर्जी लेवल था वो था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद का कितना था, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स का ये जो गैप है वो कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स के ऊपर की साइड जाते जा रहे हैं, अप साइड पर जाते जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं हम। ठीक, तो ये पास था न्यूक्लियस के, ये थोड़ा दूर हुआ। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हटते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी लेवल्स के बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट में गया फिर सेकेंड थर्ड, तो वहां पर जो उनकी एनर्जी थी वो, उनके बीच का गैप जो वो कम होते जा रहा है। पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखिए जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, फिर इन दोनों के बीच में देखिए वैल्यूज से भी क्लियर हो जाएगी। ये 13.6 है, इसकी वैल्यू -13.6, और इसकी वैल्यू कितनी, -3.6। यहाँ पर फिर सेकंड और थर्ड में देखिए -3.6 और -1.5, इनमें इनका गैप अब कम हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इनके बीच का गैप कम हो गया, फिर इन दोनों के बीच इनका गैप फिर कम हो गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होती है उनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक, तो ये जो एनर्जी लेवल है, इन जो परमिट एनर्जी लेवल है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इनकी एनर्जी लेवल, इनकी जो एनर्जीज होती है वो फिक्स्ड होती है, और वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही है। मतलब 13.6 हुआ, फिर 3.6 हो गया, 3.6 के बाद फिर थोड़ा सा ही चेंज हुआ, 1.5 के बाद फिर थोड़ा सा ही चेंज हुआ, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में चेंज। एनर्जी की लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, बट उनका जो चेंजेस है वो फिक्स अमाउंट के बाद नहीं हो रहा। मतलब 1 है तो 1 के बाद 3 आ रहा है, ऐसा नहीं, 3 के बाद 5 आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 13.6 था, उसके बाद 3.6, फिर 1.5। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं एनर्जी लेवल्स की एनर्जी में, जो चेंजेस आ रहे हैं वो एब्रप्टली आ रहे हैं, अचानक से बढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ठीक,
तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसी होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। हर एनर्जी लेवल की फिक्स्ड वैल्यू होती है और इस फिक्स्ड वैल्यू जो होती है वो एब्रप्टली चेंज होती है इन एनर्जी लेवल्स की। ठीक, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कुछ जो चीज़ है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होती है उन एनर्जी लेवल्स की वैल्यू जो होती है वो एब्रप्टली चेंज होती है, अचानक से चेंज होती है। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, और ये जो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक, के की वैल्यू इतनी होगी तो वो इतनी ही होगी, इसकी वैल्यू इतनी 3.6 माइनस 3.6 तो इतनी ही होगी वो वैल्यू, इसी को ही बोला जाता है क्वांटाइजेशन। और यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। ठीक, क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ आ गया आपको, क्लियर? ओके, तो ये एनर्जी लेवल्स क्लियर हो गए आपको कि एनर्जी लेवल कैसे होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, वैसे ही मैंने वहां पर क्वांटाइजेशन बोला था, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो वैसे ही इन एनर्जी लेवल्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। हर एंगुलर मोमेंटम जो होता है इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए फिक्स्ड होता है और अब्रप्टली चेंज होता है। ठीक, इसके लिए कुछ होगा, इसके लिए और कुछ हो सकता है। तो वहां पर एनर्जी लेवल्स के साथ, एनर्जी लेवल की एनर्जी के साथ साथ जो एंगुलर मोमेंटम भी होता है इलेक्ट्रॉन का इन एनर्जी लेवल्स में, वो भी कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। बाकी आपको ये समझ आया ना, ये एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग मतलब एब्रप्टली चेंज बट फिक्स्ड होगी, जो भी चेंज होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी। तो यहाँ पर बोर्स थ्योरी फॉर कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है यहाँ पर जिनमें ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, हीलियम पॉजिटिव हो सकता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सिर्फ एक बचेगा, तो वो हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो इस टाइप के जो स्पीशीज हैं इनके लिए एनर्जी, तो इनके लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square upon n square, where z is atomic number। तो यहाँ पर ये वैल्यू वही जो RH था, RH वो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, हाँ वहाँ मैंने 19 लिखा था, तो वहाँ पे वैल्यू क्या लिखा था मैंने, 21.8 into 10 to the power 19। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिख देते हैं -21.8 into 10 to the power -19। बस पॉइंट इधर उधर हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू, ये फॉर्मूला, तो यहाँ Z क्या होता है, Z इज एटॉमिक नंबर एंड N इज द नंबर ऑफ शेल्स, जिस शेल के लिए आप उसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं। क्लियर? फॉर्मूला देख लिया आपने, आप निकालिएगा इसे। हाँ, नेक्स्ट अब देखते हैं रेडियस। तो ये इनके लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस होता है Rn 52.9 n स्क्वायर बाय Z। ठीक, तो यहाँ n क्या है, ऑर्बिट्स का जो नंबर है, जिस ऑर्बिट के लिए आप रेडियस देखना चाह रहे हैं, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, बेरिलियम के, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम के लिए 4। तो इस फॉर्मूले से आप जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है उन स्पीशीज की रेडियस निकाल सकते हैं, उन स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनकी रेडियस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके डिपेंडेंस देखते हैं। तो फर्स्ट वो डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज पर। एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस द रिवॉल्विंग विथ मोर वेलोसिटी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है, मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। With the increasing in principal quantum number, the velocity of electron decreases। जैसे जैसे principal quantum number जो है वो increase होते जाएगा, velocity
डिक्रीज होते चले जाएगी। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्वांटम नंबर बढ़ने से, मतलब जब के शेल के लिए निकालेंगे तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, एल शेल के लिए निकालेंगे तो एल शेल में एन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी। तो इस वेलोसिटी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू v0 into z by n. Here v0 is 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जो ये वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पर ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर कहाँ होगा, न्यूक्लियस खुद इतू सा है, ठीक। तो वेलोसिटी v0 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर z जो है वो एटॉमिक नंबर है किसका, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन का, n जो है वो नंबर ऑफ शेल है, जिस शेल के लिए आप उस इलेक्ट्रॉन का सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हैं। v0 क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रॉन किस शेल में था, फर्स्ट हाइड्रोजन के जब फर्स्ट ऑर्बिट में था, के शेल में था, तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डिफरेंट ऑर्बिट्स में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है और क्वांटम नंबर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है आज का लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि बोर्स मॉडल के थ्रू हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या बोर्स मॉडल से हमें और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हेल्प मिलती हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और भी कई जो टॉपिक्स हैं उनको, और इसके बाद देखेंगे इसकी ड्रॉबैक्स। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मेन देखने वाले लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और सेकंड अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।